नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। भारत में कोरोना की दूसरी लहर का कहर अब थमने लगा है। रोजाना आने वाले नए केस तेजी से कम हो रहे हैं। देश में 28 मई को 1,73,000 केस दर्ज हुए। पिछले 45 दिनों में यह पहली बार है जब कोरोना के इतने कम मामले सामने आए हैं। हालांकि मौतों का आंकड़ा अभी भी 3,500 से ज्यादा है, लेकिन अब राज्यों ने अनलॉकिंग की ओर अपने कदम बढ़ा दिए हैं। दिल्ली में 1 मई से कंस्ट्रक्शन साइट और फैक्ट्रियों में काम शुरू हो जाएगा। कई अन्य राज्यों ने भी लॉकडाउन में छूट देने के संकेत दिए हैं। आज हम अलग अलग राज्यों के अनलॉक प्लान को डिकोड करेंगे। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ी है, लेकिन तीसरी लहर अभी आना बाकी है। ऐसे में सिर्फ वैक्सीन ही वो चीज है जो देश को कोरोना की तीसरी लहर से सुरक्षा कवच प्रदान कर सकती है। ब्रिटेन ने कैसे अपनी ज्यादा से ज्यादा आबादी को वैक्सीन लगाकर कोरोना की तीसरी लहर को बेदम कर दिया, इसे भी आपको बताएंगे, जिसमें कई ऐसे सबक हैं जो भारत ब्रिटेन से सीख सकता है। खबरदार में आज हम पश्चिम बंगाल में आए सियासी तूफान की भी चर्चा करने वाले हैं। यास तूफान का हवाई सर्वेक्षण करने पहुंचे पीएम मोदी को आधे घंटे इंतजार करवाने वाली ममता बनर्जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दी है और केंद्र सरकार पर हमला बोला, जिसने बंगाल की राजनीति में चक्रवात का रूप ले लिया है। ये तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन खबरदार में आज हम लॉक होती कोरोना की दूसरी लहर और अनलॉक होते राज्यों का स्पीड टेस्ट करेंगे, क्योंकि देश में कोरोना की दूसरी लहर का डाउनफॉल शुरू हो चुका है और राज्यों ने अनलॉक की तरफ तेजी से अपने कदम बढ़ा दिए हैं, जिनके बारे में हम आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको अनलॉक के लिए प्रेरित करने वाले आंकड़े दिखाते हैं। 28 मई को देश में कोरोना के 1,73,790 केस सामने आए, जो 28 अप्रैल को यानी एक महीने पहले 3,86,000 से ज्यादा थे। 28 मई को देश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट घटकर 8.36% रह गया, जो 28 अप्रैल को 20.1% था। लेकिन कोरोना से होने वाली मौतें अभी भी चिंता का कारण बनी हुई हैं। 28 मई को देश में कोरोना से 3,617 मौतें हुई, जबकि 28 अप्रैल को 3,596 लोगों की जान गई थी। अगर कोरोना की पहली और दूसरी लहर की तुलना करें तो दूसरी लहर बेहद खतरनाक और जानलेवा साबित हुई है। पहली लहर में 16 सितंबर 2020 को सबसे ज्यादा 97,894 केस दर्ज किए गए थे, जबकि दूसरी लहर में 6 मई को 4,14,000 से ज्यादा केस आए थे, यानी पहली लहर के मुकाबले 4 गुना ज्यादा। कोरोना की पहली लहर में पॉजिटिविटी रेट हमेशा 5 से 6% के बीच बना रहा, जबकि दूसरी लहर में पॉजिटिविटी रेट सबसे ज्यादा 25.3% तक दर्ज किया गया था, जो अब घटकर 9% से नीचे आ चुका है। भारत में पहली लहर के दौरान एक दिन में सबसे ज्यादा 2006 मौतें हुई थीं, जबकि दूसरी लहर में एक दिन में सबसे ज्यादा 4,529 मौतें 19 मई को दर्ज की गईं। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में जो कहर मचाया वो पहली लहर के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। लेकिन अब दूसरी लहर लॉक होना शुरू हो चुकी है और देश के कई राज्यों ने अनलॉक की शुरुआत कर दी है। अब धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। सोमवार से दिल्ली अनलॉक होना शुरू हो जाएगी। निर्माण कार्य और फैक्ट्रियां खुलेंगी। दिल्ली के औद्योगिक इलाकों में इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 1.5 महीने के लॉकडाउन के बाद दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। सोमवार से तमाम इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन वर्क की इजाज़त जो है वो दिल्ली में दी गई है, ताकि मजदूर काम पर लौट सके। ऐसे में तमाम इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। साफ सफाई और सैनिटाइजेशन वर्क जो है वो यहां पर चल रहा है और धीरे धीरे मजदूरों का आने का सिलसिला भी जो है वो शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये फैक्ट्री है जहां पर तमाम जो मजदूर हैं एक एक करके उनके हाथ को सैनिटाइज किया जा रहा है, साफ सफाई की जा रही है, ताकि सोमवार से जब इंडस्ट्रीज खुले तो लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। दिल्ली में शुक्रवार को एक दिन में 1,000 से भी कम केस कोरोना के आए और पॉजिटिविटी रेट भी करीब 1% रह गया है, जिसके बाद जल्द ही दिल्ली में अनलॉकिंग की प्रक्रिया में तेजी लाने के पॉजिटिव साइन मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी दिए हैं। धीरे धीरे रोज
केस कम हो रहे हैं, संक्रमण दर भी कम हो रही है। अस्पतालों के अंदर अब बेड मिलने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आईसीयू बेड भी काफ़ी खाली हो गए हैं, ऑक्सीजन बेड्स भी काफ़ी खाली हो गए हैं। जितने हम लोगों ने ये केंद्र खोले थे, कोविड सेंटर खोले थे, उसमें भी अब बेड काफ़ी अवेलेबल हैं। तो ये समय है अब धीरे धीरे अनलॉकिंग करने का। महाराष्ट्र सरकार ने इससे पहले 14 अप्रैल को राज्य में 15 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया था। महाराष्ट्र दूसरी लहर से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है, लेकिन अब कोरोना मरीजों का ग्राफ गिर रहा है। महाराष्ट्र में शुक्रवार को पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,740 नए मामले सामने आए, लेकिन अब भी राज्य में कोरोना संक्रमण की दर 10% से ज्यादा है। महाराष्ट्र सरकार ने संकेत दिए हैं कि जिन जिलों में संक्रमण दर पाई गई है, वहां 15 जून तक सख्ती जारी रहेगी, लेकिन जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट कम है, वहां 1 जून के बाद कुछ छूट दी जा सकती है। कैबिनेट में आज लॉकडाउन के प्रति चर्चा हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी लोगों के विचारों से यही तय हुआ है कि लॉकडाउन उठाना मुनासिब नहीं, लॉकडाउन उठाना पूरी तरह से लॉकडाउन उठाना ठीक नहीं। इसीलिए एक जरूर है कि जिन जिलों में बहुत ज्यादा डिक्लाइन है, बहुत ज्यादा कर्व नीचे आया है, जरूर उन जिलों में हम शिथिलता देना पसंद करेंगे। मुंबई की अगर आप बात करें तो फ्राइडे तक जो पॉजिटिविटी रेट था वो 3% पे था, जिसका मतलब कुछ रिलैक्सेशन दिए जा सकते हैं। बीएमसी का ये कहना है कि जो भी मॉनसून रिलेटेड चीजें हैं उन लोगों को खोलना चाहिए। जैसे कि अगर बिल्डिंग रिपेयर की आप बात करें, अम्ब्रेला शॉप्स की अगर आप बात करें, तो ये चीजें आने वाले समय में मुंबई में खोली जा सकती हैं। महाराष्ट्र में एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिसंबर तक धीरे धीरे अनलॉक करना चाहिए। एक साथ अनलॉक करने से कहीं गर्दी जमने से एक सुपर स्प्रेडर इवेंट हो सकता है और कोविड के केसेस फिर से बढ़ सकते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के बाद अब ज्यादातर राज्य धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही फूंक फूंक कर कदम भी बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 31 मई तक लॉकडाउन, लेकिन 1 जून से बाजारों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ दुकानों को कुछ घंटे खोलने का आदेश दिया जा सकता है। पंजाब में कोरोना से जुड़ी पाबंदियां 10 जून तक लागू रहेंगी, लेकिन निजी वाहनों में यात्रियों की संख्या की सीमा हटा दी गई। राजस्थान में 8 जून तक लॉकडाउन है। हालांकि कम संक्रमण दर वाले जिलों में 1 जून से कारोबारी गतिविधियों में छूट दी जा सकती है। हरियाणा में 31 मई तक लॉकडाउन है, लेकिन दुकानें दिन भर खोलने जैसी कई छूट का ऐलान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों में 1 जून से धीरे धीरे ढील दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में 31 मई तक लॉकडाउन प्रभावी है, लेकिन रायपुर, बिलासपुर समेत 8% से कम संक्रमण दर वाले 9 जिलों में ढील दी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाया गया है और इसके बाद दफ्तरों में 30% कर्मचारियों के साथ खोलने का ऐलान हो चुका है। कुल मिलाकर अब राज्य सरकारें लॉकडाउन को खत्म करने पर विचार कर रही हैं, लेकिन अपने अपने राज्य में कोरोना संक्रमण की दर को बेहद गंभीरता से ले रही हैं। लेकिन सावधान तो पूरे प्रदेश को रहना है, क्योंकि हमको कोरोना के संक्रमण को रोकना भी है और सामान्य जनजीवन बहाल भी करना है। आज शाम को 7 बजे मैं क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज जो हमारे जिले की, ब्लॉक की, ग्राम पंचायतों की और वार्ड की है, उनसे भी चर्चा करूंगा, ताकि गाइडलाइन के हिसाब से वो अपने गांव को, वार्ड को, शहर को, जिले को, ब्लॉक को कोरोना कर्फ्यू से मुक्त करने के लिए कौन कौन से कदम उठाना है, कैसे धीरे धीरे अनलॉक करना है, उसके बारे में फैसला लें। हमारा जो है वो शुरू होगा दुकानों के लिए और उसमें 5 घंटे की रिलैक्सेशन उसमें उपलब्ध की जाएगी। एक तो निर्णय ये किया। दूसरा, जो स्कूल, कॉलेजेस वगैरह के बारे में हमने कहा कि 5 तक हमने कैबिनेट कर दी है और 5 तारीख को हम उन सारे विषयों को लेकर के विचार करेंगे। तो उस पर हमने ये निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त बाकी कोई बहुत बड़ी उसमें अभी चेंजेस हमने नहीं की है। पहली लहर की तरह दूसरी लहर में देशव्यापी लॉकडाउन तो नहीं लगाया गया,
लेकिन देश के ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन लगे 1 महीने से ज्यादा हो चुका और अब जब कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ रही है तो लॉकडाउन खोलने की मांग मजबूत हो रही है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, वो ये कि लॉकडाउन हमेशा नहीं रह सकता, लेकिन जरा सी चूक कोरोना को लौटने का मौका दे सकती है। दिल्ली से सुशांत मेहरा और मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे देश में दूसरी लहर का कहर तेजी से कमजोर पड़ रहा है और राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, लेकिन इसे लेकर फूंक फूंक कर कदम बढ़ाए जाने की जरूरत है, क्योंकि जरा सी सावधानी हटी तो कोरोना के मामले बढ़ने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। और वैसे भी कोरोना की तीसरी लहर आना अभी बाकी है। विज्ञान मंत्रालय ने यह अनुमान लगाया है कि जून के अंत तक दूसरी लहर में प्रतिदिन 20,000 मामले सामने आएंगे, जिसके बाद 6 महीने तक तीसरी लहर आने की संभावना नहीं है। लेकिन अक्टूबर 2021 में भारत कोरोना की तीसरी लहर का शिकार बन सकता है, यानी दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है और तीसरी लहर की चेतावनी दी जाने लगी है। जानकार कहते हैं कि तीसरी लहर से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीका यह है कि उसके आने से पहले देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन कर दिया जाए। इस मामले में ब्रिटेन से हम सीख सकते हैं, जहां वैक्सीनेशन ने कोरोना की तीसरी लहर के असर को काफी हद तक कम किया है। भारत में दूसरी लहर चल रही है और ब्रिटेन में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, जिसकी पुष्टि वहां कोरोना के बढ़ते हुए केस कर रहे हैं। शुक्रवार को ब्रिटेन में 2 महीने बाद सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। 28 मई को ब्रिटेन में 1 अप्रैल के बाद सबसे ज्यादा 4,182 कोरोना केस दर्ज हुए। पिछले एक सप्ताह में वहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 20,765 हो गई, जो पिछले सप्ताह के मुकाबले 24% ज्यादा है। बढ़ते मामलों को देखते हुए ब्रिटेन के वैज्ञानिक तीसरी लहर की आशंका जता रहे हैं, जिसका भारत से भी एक बड़ा कनेक्शन है। दरअसल ब्रिटेन में तीसरी लहर का जिम्मेदार भी वही कोरोना वेरिएंट है जो भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार था। ये चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि अभी लॉकडाउन जो है वो पूरी तरह खुल गए हैं और एक और स्टेप बचा है जून में उसको और नेक्स्ट स्टेप पर खोलने का। लेकिन अभी जो खुले हैं उसे एक्सपेक्टेड था कि केसेस बढ़ेंगे, लेकिन जो अभी थोड़ी रीएश्योरिंग चीज ये है कि जिस मात्रा में केस बढ़ रहे हैं उस मात्रा में हॉस्पिटलाइजेशंस नहीं बढ़ रही हैं, लेकिन उस मात्रा में नहीं बढ़ रही अगर हम पिछली वेव से कंपेयर करें। और जो डेथ्स हैं वो भी काफी कम हो रही हैं अगर पिछली वेव से उसको कंपेयर करते हैं। तो इसका एक कारण ये भी है कि जो केसेस हैं वो यंगर पॉपुलेशन में ज्यादा पाए जा रहे हैं, एल्डरली में नहीं पाए जा रहे। तो एज जो है वो वैसे भी प्रोटेक्टिव है। यानी भारत में जो कोरोना वेरिएंट कहर बनकर टूटा है, वो वेरिएंट ब्रिटेन में कम ताकतवर साबित हो रहा है, जिसकी वजह से ब्रिटेन में कोरोना के सीरियस केस कम दर्ज हो रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है बड़ी आबादी का वैक्सीनेशन। 28 मई तक ब्रिटेन में 58% आबादी यानी करीब 3 करोड़ 80 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, जबकि 2 करोड़ 40 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने दोनों डोज ले ली है, जो कुल आबादी का 35% हिस्सा है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य विभाग ने अनुमान लगाया है कि वैक्सीनेशन की वजह से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के 13,200 लोगों ने मौत को मात दी है। ब्रिटिश विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रिटेन में जिन लोगों को दोनों वैक्सीन की डोज लग चुकी है, उनको कोरोना संक्रमित होने पर अस्पताल में भर्ती करवाने का चांस सिर्फ 20% है। यानी ब्रिटेन में कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन के जरिए कोरोना की तीसरी लहर से होने वाले नुकसान को कम से कम करने में कामयाबी हासिल की है। में हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स जो है वो कम है थर्ड वेव की। इसका एक कारण ये भी माना जाता है कि जो एल्डरली हैं या जो जिनकी इंक्रीजिंग एज है उनको वैक्सीन लग चुकी हैं, 2 डोजेस भी लग चुकी हैं। बहुत लोगों को 70% के करीब को सिंगल डोज लग चुकी है यूके में। तो वो भी माना जा रहा है कि वो जो वैक्सीनेशन है वो बीमारी होने को तो उतना नहीं रोक रही, लेकिन उसकी जो सिवियरिटी है और जो डेथ्स होती हैं उसको वो बड़ी मात्रा में शायद रोक पा रही है, और उसी का हम रिजल्ट देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो थर्ड वेव अगर यूके में और फैलती है तो उम्मीद ये है कि उसकी जो घातकता है वो काफ़ी कम होगी, और जो वैक्सीन्स हैं उसका बहुत बड़ा रोल रहेगा हमें तीसरी वेव की जो शक्ल है उसको पूरा बदलने में, या कि हम कहें कि उसको बहुत ही मिनिमम रखने में।
ब्रिटेन एक परफेक्ट उदाहरण बनकर उभरा है इस बात का कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन किया जाए तो भारत में भी तीसरी लहर का उतना असर नहीं दिखेगा जितना दूसरी लहर में दिख रहा है। लेकिन भारत में वैक्सीनेशन प्रोग्राम की सांसें फूल रही हैं। भारत में अब तक करीब 20 करोड़ 89 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जो कुल आबादी का करीब 15% है, जिसमें से सिर्फ 4 करोड़ 14 लाख लोगों को ही वैक्सीन की दोनों डोज लगी है। यानी सिर्फ करीब 3.1% आबादी का ही वैक्सीनेशन पूरा हो पाया है। 18 से 44 साल की उम्र के करीब 1.5 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन लगी है। जानकार कहते हैं कि अगर यही रफ्तार रही तो भारत की पूरी आबादी को वैक्सीन देने में 4 साल लग सकते हैं, जबकि कोरोना की तीसरी लहर इसी साल आने की भविष्यवाणी की जा चुकी है। यूनाइटेड किंगडम में देखें तो वहां पर 50% से ऊपर लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। बहुत ज्यादा लोगों को दूसरी डोज दी जाए, इसके लिए एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का डोज गैप यूके सरकार ने फिर से कम कर दिया है। भारत में ये गैप अब भी 12 से 16 हफ्तों का है। भारत के सामने वैक्सीन लाना एक बहुत बड़ी चुनौती है और B1617.2 नामक वेरिएंट जो यूनाइटेड किंगडम में भी दिख रहा है लेकिन भारत में भी दिख रहा है, तीसरी लहर को दस्तक देता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए भारत की चुनौतियों का जवाब इस वक्त वैक्सीनेशन है और शायद यही कारण है कि बाहर की विकसित देशों की वैक्सीन इस वक्त भारत में जल्द से जल्द लाना बहुत बड़ी चुनौती है। यानी तीसरी लहर को मात देना है तो उसके आने से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लगवानी पड़ेगी, जिसके लिए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर खोलने की जरूरत है। लेकिन एक कड़वा सच ये है कि वैक्सीन की कमी से मौजूदा वैक्सीनेशन सेंटर भी बंद करने की नौबत आ चुकी है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तूफान भले ही शांत हो गया लेकिन सियासी बवाल खत्म होने का नाम वहां पर नहीं ले रहा। चुनाव के नतीजों के बाद भी बीजेपी और टीएमसी की रस्साकशी लगातार जारी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा बैठक में ममता शामिल नहीं हुई। बैठक में पहुंची लेकिन तूफान पर रिपोर्ट देकर निकल गई। बीजेपी और सरकार के मंत्रियों ने इसे प्रधानमंत्री का अपमान बताया। आज आरोपों का जवाब देने के लिए खुद ममता आई और बीजेपी पर तीखा हमला किया। ममता बनर्जी की ओर से बताया गया कि अपमान पीएम का नहीं हुआ बल्कि उनका हुआ है। इंतजार प्रधानमंत्री को नहीं उन्हें करना पड़ा। बीजेपी ने कहा पीएम 30 मिनट तक इंतजार किए। ममता ने बताया एसपीजी ने उन्हें 1 घंटे इंतजार करने को कहा। ममता ने बताया मेरा कार्यक्रम पहले से तय था, इसलिए पीएम की इजाजत लेकर बैठक से बाहर आई। बैठक में बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी पर ममता ने तीखा हमला किया और पूछा कि क्या पीएम दूसरे राज्यों के सीएम के साथ बैठक में विपक्ष के नेता को बुलाते हैं? अगर ऐसा और जगह नहीं होता तो बंगाल में क्यों होता है? वहीं केंद्र और राज्य की इस लड़ाई का नया मोहरा बन गए हैं मुख्य सचिव। ममता के करीबी मुख्य सचिव को दिल्ली बुलाने पर वो भड़क गई हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये सियासत कहां जाकर थमेगी? टीएमसी बीजेपी के इस झगड़े से बंगाल का क्या भला होगा? हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। याद आया क्या शर्मनाक है, प्रधानमंत्री बंगाल की चिंता करने गए थे ना, क्या मतलब है इसका? चक्रवात से हुए नुकसान के आकलन के लिए पीएम मोदी की समीक्षा बैठक में सीएम न रहे तो बवाल मचना ही था, और वो भी पश्चिम बंगाल में जहां चुनावी नतीजों की तलखी अभी बाकी है। बैठक में ममता बनर्जी और उनके मुख्य सचिव की खाली कुर्सी केंद्र सरकार और बीजेपी को बुरी तरह अखर गई। इस विवाद का एक एक सीन किसी फिल्म की तरह है, जिसका एक भी हिस्सा आप मिस नहीं करना चाहेंगे। तय था कि कलाईकुंडा में प्रधानमंत्री और ममता बनर्जी की मुलाकात होगी। बीजेपी का आरोप है कि प्रधानमंत्री बैठक में ममता का इंतजार करते रहे। करीब आधे घंटे बाद ममता आई, लेकिन ममता ने बताया सुरक्षा कारणों से सीएम के हेलीकॉप्टर को 20 मिनट की देरी से उड़ान भरने की इजाजत दी गई। बैठक में पहुंची तो एसपीजी के अफसरों ने एक कमरे में बिठाया और 1 घंटे इंतजार करने को कहा। चीफ ऑफ सिक्योरिटी डायरेक्टर he asked SPG that please tell Prime Minister convey this that CM wants to meet him only 1 minute to hand over the report of the cyclone. She will not disturb. Then they said SPG
1 आवर का बात बोलिए, अभी कुछ नहीं होगा. Then also he informed us and we were sitting quietly. बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी बैठक में पहुंची और पीएम को रिपोर्ट सौंपकर वापस लौट आई. न सीएम और न ही मुख्य सचिव बैठक में शामिल हुए. ममता ने जवाब दिया, पीएम से इजाजत लेकर बैठक से बाहर निकली थी. Then I hand over it to Prime Minister and he has taken it. And then I said, sir, with your kind permission, may I leave? Because our weather is not good, so I have to go to Digha because we have the meeting is been fixed there. Because all the people, all the press people, you were aware that Digha there is an administrative review meeting. Then with his permission we came. Now you tell us what is our fault. बहुत पीड़ादायक है और शर्मनाक है दोनों कहूंगा. प्रधानमंत्री बंगाल की चिंता करने गए थे ना, क्या मतलब है इसका? नवीन पटनायक के बैठक में तो भाजपा के वहां से मंत्री थे कि नहीं, धर्मेंद्र प्रधान और बाकी लोग, सारंगी जी. तो यहां पर आपको परेशानी उससे क्या होती है? मोदी जी बड़ा हृदय लेकर के उड़ीसा और बंगाल देखने गए, मदद करेंगे, आप उसकी बैठक का बॉयकॉट करती हैं. लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि असल विवाद बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को बैठक में बुलाने को लेकर था. ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि क्या पीएम हर राज्य के दौरे में सीएम के साथ बैठक में विपक्ष के नेता को बुलाते हैं? Why? In Gujarat last week you went there. Why you not called opposition leader there? It is your state. Even Odisha also opposition leader was not there. In my state, whenever you come, you create some confusion and always you create some confrontation. Why? এখন সাধারণ মানুষের জীবনের মধ্যে যে সংকট এসেছে তার চেয়ে তার কাছে রাজনীতি বড়. এটা ওনার পুরনো অভ্যাস. কিছুদিন আগে ডিএমদের মিটিংয়ে যখন ওনাকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে সেখানে ভাষণ দিতে দেওয়া হয়নি, কারণ তার জন্য উনি চিৎকার চেঁচামেচি করেছিলেন. আর যখন কোনো জরুরি মিটিং হয় সেখানে উনি যান না, নিজে যান না, ফাইন্যান্স মিনিস্টারকে পাঠান না, ডিএমদের পাঠান না, এটা চিফ সেক্রেটারিদের পাঠান না. এটা নতুন কিছু না. আবার তিনি সেই রাজনীতি শুরু করেছেন. टीएमसी ने सवाल उठाया, पीएम और सीएम की बैठक में शुभेंदु को क्यों बुलाया गया? क्या ऐसी परंपरा कहीं दिखती है? ममता ने कहा, नियम और परंपरा हमने नहीं, केंद्र ने तोड़ी है. When I have seen there are so many political parties are waiting who are not even entitled to attend the PM-CM's meeting. Now who violated the norms? We never. পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং তার মুখ্য সচিব সহ আধিকারিকবৃন্দ যেভাবে প্রধানমন্ত্রীকে এবং ভারত সরকারকে অপমান করেছেন, এই নিন্দার কোনো ভাষা নেই. এই অসত্য তথ্য তিনি পরিবেশন করে, ভুল তথ্য পরিবেশন করে শুধুমাত্র ওনার যে অ্যারোগেন্সি এবং পেটি পলিটিক্স সেটাই তিনি তুলে ধরার চেষ্টা করছেন. केंद्र सरकार का गुस्सा ममता बनर्जी के चहेते अफसर पर फूट पड़ा. पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को 31 मई की सुबह 10 बजे तक भारत सरकार के डीओपीटी में रिपोर्ट करने को कहा गया है. उन पर आरोप है कि पीएम की बैठक में शामिल न होकर उन्होंने सर्विस रूल्स के खिलाफ काम किया है. ममता बनर्जी ने मुख्य सचिव का बचाव किया और सरकार को चेताया. You are not only disturbing me, you are disturbing my secretariat. You are disturbing my chief secretary. Don't you think there are so many chief secretary in so many states? One humiliation, you can humiliate my chief secretary, but all the chief secretaries are being humiliated. हाल ही में मुख्य सचिव को ममता की अनुशंसा पर केंद्र से 3 महीने का सेवा विस्तार दिया गया था, लेकिन अब उन्हें दिल्ली बुला लिया गया है. ममता ने इस फैसले को बदलने की मांग की है. ममता बनर्जी ने आरोप लगाया, विधानसभा चुनाव में शिकस्त को बीजेपी पचा नहीं पा रही है और यही वजह है कि उनकी सरकार को परेशान किया जा रहा है. राज्यपाल हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं. Within a minute, governor gave the statement against a statement regarding law and order. I took oath. Within a day, they have sent central team to visit West Bengal. I took oath. Within 48 hours,
they have sent National Human Rights Commission, National Women Commission to visit. After 72 hours, they sent their political party leaders also, central ministers also. चुनाव खत्म हो गया, जनता ने जनादेश भी दे दिया, लेकिन चुनावी तल्खी सिर चढ़कर बोल रही है। अगर इसी तरह से केंद्र और राज्यों के बीच तलवारें खिंची रही तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोरोना की भीषण त्रासदी से कैसे निपटेंगे, कैसे तूफान की तबाही से लोगों को राहत मिलेगी। ममता और मोदी सरकार के बीच अब तनाव का बिंदु मुख्य सचिव का तबादला है। तनाव का ये बिंदु दरिया में तब्दील होता दिख रहा है और केंद्र सरकार और ममता के बीच की खाई और गहरी होती जा रही है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और प्रेमा राजाराम, पटना से सुजीत झा और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात नागरिकता पर सरकार के नए फैसले की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता कानून के तहत एक अधिसूचना जारी करके अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उन गैर मुसलमानों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए कहा है जो गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हैं। यह नया आदेश किसी भी तरह से 2019 में पारित संशोधित नागरिकता अधिनियम से जुड़ा नहीं है, क्योंकि सरकार ने इसे अभी लागू नहीं किया। यानी जिन गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी वो पहले से मौजूद नागरिकता कानून के आधार पर होगा। अब सवाल उठता है कि ऐसा करना ही था तो सीएए को लाने की जरूरत क्या थी। जैनियों, पारसियों और ईसाई आवेदन के योग्य हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने नागरिकता कानून 1955 के तहत ये कहा है कि अब इन गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए आवेदन मंगाए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जो लोग गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं उन लोगों को इसके जरिए नागरिकता दी जाएगी। सरकार के इस फैसले के बाद पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत आए परिवारों में खुशी की नई लहर दौड़ गई। उनका सपना पूरा हो रहा है। नागरिकता तो पहले भी भारत सरकार दे रही है, पर उसमें देने के लिए पूरे भारत से लोग आवेदन करते थे, जबकि पूरे भारत में हिंदू मुसलमान सभी इसमें आवेदन कर सकते थे। इसमें जो नोटिफिकेशन जारी हुआ इसमें ज्यादातर विशेष जो खुशी की लहर है वो राजस्थान के लोगों को ज्यादा फायदा हो रहा है। हम 2001 में हिंदुस्तान आए थे। हमारे और हमारे परिवार की नेशनलिटी हो चुकी है और कुछ हमारे परिवार के रिश्तेदारों की नेशनलिटी अभी तक नहीं हुई है। कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से डॉक्यूमेंट सब सबमिट हमें कोई नफरत नहीं। और मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं, बार बार किसी एक सदस्य बोला है मुसलमानों के साथ अन्याय है। इस देश के किसी मुसलमान का इस बिल से कोई वास्ता नहीं। कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष ने सरकार पर सीएए के चुनावी इस्तेमाल का आरोप लगाया था।
कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सीए पर बहस के दौरान राज्यसभा में जो बयान दिया उसमें नागरिकता के लिए संविधान में पहले से प्रावधानों का विस्तार से विवरण था, यानी नागरिकता के लिए अलग से प्रावधान की जरूरत नहीं थी। And if you are born after 2004, you shall be a citizen of India if one of your parents is a citizen of India and the other is not an illegal migrant. That is the condition of the Citizenship Act. If one of the spouses is an illegal migrant, you can't be a citizen of India. Now, sir, what? पुलवामा के अमर शहीद मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की पत्नी नितिका कौल ढोंडियाल ने इतिहास रच दिया है। नितिका ने आज भारतीय सेना की वर्दी पहनी और शहीद मेजर विभूति शंकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। पति की शहादत के बाद उनके नक्शे कदम पर चलते हुए निकिता ने सेना में सेवा करने का मन बना लिया था। ये हिंदुस्तान की बेटी का वो हौसला है जिसके आगे पहाड़ जैसी तमाम चुनौतियां बौनी साबित हुई। निकिता कौल पुलवामा के अमर शहीद शौर्य चक्र विजेता मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की पत्नी है, जिनकी नई पहचान अब लेफ्टिनेंट निकिता कौल ढोंडियाल है। शहीद मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की पत्नी निकिता सेना की वर्दी में वतन की रक्षा के लिए तैयार है। लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी ने उधमपुर में निकिता के कंधे पर सितारे लगाए तो वो वादा पूरा हो गया जो निकिता ने अपने पति को आखिरी विदाई देते वक्त किया था। The day I stepped in, I imagined that and I felt that the same journey that he has traversed through, and I'm traveling through the same journey. So I believe he's always and always going to be part of my life, and even today he's somewhere around. याद कीजिए साल 2019 जब पुलवामा हमले में निकिता के पति मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल शहीद हो गए थे। उस वक्त निकिता की शादी हुए सिर्फ 9 महीने बीते थे। शहीद मेजर ढोंडियाल का तिरंगे से लिपटा शव जब देहरादून में उनके घर लाया गया था, तब निकिता ने सैल्यूट कर उन्हें अंतिम विदाई दी थी। निकिता ने उसी वक्त ये तय कर लिया था कि वो अपने पति के अधूरे काम को पूरा करेंगी। यही अपने पति को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। निकिता वादा करके रुकी नहीं। पति की शहादत के सिर्फ 6 महीने बाद शॉर्ट सर्विस कमीशन का फॉर्म भरा और हर इम्तिहान से गुजरते हुए ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी चेन्नई में ट्रेनिंग पूरी की। पति ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देकर वीरता की जो लकीर खींची, निकिता ने भी आज उसी रास्ते पर कदम बढ़ा दिए हैं। हिंदुस्तान की इस बेटी पर आज सबको नाज है। आज तक ब्यूरो। मुद्दा कितना भी गंभीर हो, सियासत का तड़का लग ही जाता है। आपदा पर सियासत लगातार जारी है, लेकिन अब बात देश को बदनाम करने तक आ पहुंची है और ये सिलसिला शुरू हुआ है कमलनाथ के बयान से, जिस पर अब घमासान मचा हुआ है। भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। कांग्रेस का स्तर कितने नीचे चला गया है। कमलनाथ हैं कि मानते ही नहीं। चंद दिनों पहले ही कोरोना पर दिए अपने एक बयान पर फजीहत हुई तो अब एक ऐसा जुमला छेड़ दिया जिसमें देश ही बीच में आ गया। मध्य प्रदेश के सतना में कह दिया कि भारत को अब की बार बदनाम देश कह दिया। पहले सुनिए ये बयान, फिर आगे की बात। मैं तो कह रहा हूँ भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। ये आज सब देशों ने रोक लगाई है कि भारत के लोग नहीं आ सकते। मैंने तो उस दिन कहा था उज्जैन में कि जो टैक्सी चलाते हैं अपने देश के लोग बाहर, मुझे तो किसी ने न्यूयॉर्क से फोन किया कि जो भारत के लोग कुछ जो टैक्सी चलाने वाले हैं उनकी टैक्सी में कोई नहीं बैठने को तैयार। ऐसा बदनाम किया अपने देश को। सतना में कमलनाथ एक कांग्रेसी नेता की कोरोना से मौत पर परिवार की हिम्मत बढ़ाने गए थे, लेकिन न जाने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में देश को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अब भला कमलनाथ को घेरने का मौका बीजेपी कैसे छोड़ देती।
मेरा भारत बदनाम है कहना सिर सर्व से झुक गया कि ऐसा व्यक्ति मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था। ये अधःपतन की पराकाष्ठा है और मुझे लगता है कि जरा भी गैरत हो श्रीमती सोनिया गांधी जी में, कांग्रेस में, तो कमलनाथ को पार्टी के बाहर करना चाहिए। शिवराज ने तो कह दिया कि कमलनाथ ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया, लेकिन बीजेपी सिर्फ इतने से नहीं मानी, राशन पानी लेकर कांग्रेस पर चढ़ गई। सतना जिले के मैहर में जिस सर्किट हाउस में कमलनाथ कुछ देर के लिए ठहरे थे, उस जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गंगा जल से छिड़काव किया। दलील ये कि इससे उस स्थान का शुद्धिकरण हो जाएगा जहां देश के खिलाफ बयान देने वाले आए थे। घिनौने वक्तव्य पे कांग्रेस पार्टी शांत क्यों है? कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी? क्या वो ऐसे बयान का समर्थन करती हैं? क्या उनका मानना है कि भारत आज महान नहीं है, बदनाम है? हालांकि बयान पर सियासी भूचाल के बाद शायद कमलनाथ को एहसास हुआ कि अब सफाई देनी भी जरूरी है। हम सबको कितना गर्व था कहते हुए कि भारत महान, पर जो परिस्थितियां बनी इससे भारत महान को बड़ी ठेस पहुंची। भारत इससे पूरे विश्व में बदनाम हुआ। ये खुशी का विषय नहीं है। अगर मैं ये कहता हूं, ये कहते हैं आप देशद्रोही हैं, कहते हैं हम FIR करेंगे। कमलनाथ अब लाख सफाई दें, लेकिन ये साफ है कि संवेदनशील मुद्दों और आपदा में भी सियासी दल अवसर खोजने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। कमलनाथ शायद इस रेस में औरों से आगे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले भी उनके एक बयान पर बवाल मच चुका है। और ये शुरू हुआ था चीन का कोरोना। आज भारत इतना महान बन गया कि अब इंडियन वेरिएंट कोरोना, विश्व के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आज इंडियन वेरिएंट कोरोना से डरे हुए हैं। देशों ने बैन कर दिया, सिंगापुर देश जैसे देश ने बैन कर दिया। जो हमारे बच्चे स्कूल जा रहे थे, मुझे तो किसी ने बताया कि जिसको कॉलेज में एडमिशन हो गई थी, उन्होंने कहा आप इंडिया से आ रहे हैं, आप इंडियन वेरिएंट ले आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपदा में सियासी हिसाब किताब पूरा करने में सिर्फ एक ही दल आगे, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई मौका भुनाने की कोशिश में है। वक्त की नजाकत यही है कि ये मौका साथ मिलकर चलने का है, तभी हारेगी महामारी, तभी हारेगी मौका परस्त सियासत। सतना से योगी तारा, भोपाल से रविशपाल सिंह और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। बात अब महंगाई की मार की। देश में पेट्रोल के दामों ने जनता की कमर तोड़ दी है। भारत के इतिहास में आज पेट्रोल की कीमत सबसे ज्यादा देखी गई। देश के कई शहरों में पेट्रोल 100 का आंकड़ा पार कर गया। सवाल यह है कि आखिर महंगाई के इस वायरस का कैसे होगा इलाज? देखिए अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाताओं की ये रिपोर्ट। देश के बाकी कई बड़े शहरों की तरह मुंबई में भी पेट्रोल 1 लीटर 100 रुपए तक पहुंच चुका है। मुंबई में 30 पैसे सैटरडे के दिन बढ़े हैं पर लीटर पेट्रोल पे, जिसके चलते फिलहाल जिस पेट्रोल पंप पे हम हैं वहां पर पेट्रोल का भाव जो है वो 99.98 पैसे है, मतलब 2 पैसे कम है 100 रुपए से। तो धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि जो पेट्रोल के रेट बढ़ रहे थे वो अब 100 रुपया पर लीटर तक आ चुके हैं। वहीं पर डीजल जो है वो 92 रुपीज पर लीटर पर पहुंच चुका है। तो जो लोग रेगुलर कम्यूट के लिए लॉकडाउन में मोटर बाइक्स का इस्तेमाल करते हैं, अपनी व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं, ये बढ़ते जो दाम है ये उनकी जेब पर काफी ज्यादा इफेक्ट करेंगे, क्योंकि लोगों का कहना है कि कोविड में कई लोगों की नौकरियां गई है, कई पे कट्स पर हैं और उसमें जो कंज्यूमेबल्स के और ऐसी चीजों के भाव बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन हो रहा है, उससे लोगों को हर महीने का खर्च चलाने में काफी मुश्किल हो रही है। कैमरा पर्सन मंगेश आम्बरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।